आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के आदेशों तथा विधानपालिका के कानूनों की संवैधानिक कसौटी पर परख करना तथा यदि कोई आदेश या कानून संविधान के अनुसार सही नहीं है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर देती है। साधारणतः न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति संघीय संविधानों में न्यायपालिका को प्रदान की जाती है। इसका कारण यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में सूचियों के द्वारा शक्तियों को या कार्यों को बांट दिया जाता है। कोई भी सरकार अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार किसी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्रवाई करती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यदि संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान नहीं की जाए तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के प्रयोग के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की संभावना पैदा हो सकती है। इसीलिए केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के विवादों को समाप्त करने के लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अधीन वे न्यायपालिका के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों को इस आधार पर परखती हैं कि क्या ये कानून या आदेश संविधान की अवहेलना तो नहीं करते। यदि न्यायपालिका यह पाती है कि यह संविधान का उल्लंघन करके यह कानून बनाया गया है या संविधान का उल्लंघन करके कार्यपालिका द्वारा यह आदेश जारी किया गया है तो वे उस कानून या उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था किन आधारों पर की गई है। भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा गया है। न्यायिक पुनरीक्षण के लिए संविधान में कहीं भी अलग से अनुच्छेद नहीं दिया गया है। बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो मिलकर भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं, जिनमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है यदि राज्य द्वारा निर्मित कोई कानून मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करता है तो वह अवैध समझा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका यह देखेगी कि क्या राज्य द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध या रद्द कर सकती है। दूसरा अनुच्छेद आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान ने हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें एक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार यदि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई आंच आती है तो वो अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की जगह उच्च न्यायालयों को दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो सीधे ही उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय हैं उन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून केवल राज्य सरकारें बना सकती हैं और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने सूचियों का पालन करें और अपनी सूचियों में दिए गए विषयों पर ही कानून बनाएं। यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वे अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद आर्टिकल 124 का 6 है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं कि वे संविधान और कानून का पालन करेंगे और संविधान और कानूनों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। ये जितने भी ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 124 का 6 ये सारे अनुच्छेद मिलकर भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं।
न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति न्यायालयों को प्रदान की गई है उसकी समय समय पर उसकी आलोचना भी की जाती है। भारतीय न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है उसकी आलोचना सबसे पहले ये की जाती है कि जो न्यायाधीश विधानपालिका द्वारा जारी किए गए कानूनों को रद्द करते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते। जनता ने जिन प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके विधानपालिका में भेजा है उनका काम है कानूनों का निर्माण करना, यानी विधानमंडल जिन कानूनों का निर्माण करता है वे कानून एक तरह से लोगों की इच्छा के अनुसार बनाए जाते हैं क्योंकि उनका निर्माण करने वाले लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। परंतु जो न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त और मनोनीत होते हैं, वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। इसीलिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन जब मनोनीत या नियुक्त न्यायाधीश करते हैं तो यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ माना जाता है। इसके अलावा दूसरी जो प्रणाली है जिसके कारण इसकी आलोचना की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की आलोचना की जाती है वो है दोषपूर्ण विधि। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अधीन जब भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है तो वे अपना निर्णय बहुमत के आधार पर देती है। मान लो किसी मामले में 11 न्यायाधीश बैठे हैं, 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी है, तो बहुमत से निर्णय कैसे होगा कि 6 न्यायाधीश जिस तरफ होंगे मामला भी उसी तरफ होगा। इसका अभिप्राय यह है कि 6 न्यायाधीश उसकी संवैधानिकता को स्वीकार न करते हों। अगर 6 न्यायाधीश किसी मामले की संवैधानिकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह मामला रद्द हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि केवल एक न्यायाधीश के कानूनी विचारों ने समस्त राष्ट्र को उस कानून के से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित कर दिया। 1967 में गोलकनाथ का अभियोग हमारे सम्मुख है। गोलकनाथ मुकदमे में 5 न्यायाधीशों की राय यह थी कि संसद मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में परिवर्तन कर सकती है। इसके विपरीत 6 अन्य न्यायाधीशों की राय यह थी कि संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती। यानी एक न्यायाधीश का निर्णय सारी बाजी को पलट देता है। आलोचना का तीसरा आधार यह है कि यह विधानपालिका के सम्मान को कम करती है। संसद या विधानपालिका या राज्य विधानमंडल जब भी किसी कानून का निर्माण करते हैं और जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस कानून को रद्द करते हैं तो इससे विधानपालिका के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसी स्थिति में साधारण लोगों को न्यायपालिका सर्वोच्च और संसद कम शक्तिशाली लगती है। लोगों के हिसाब से लोगों को लगता है कि संसद की शक्ति बहुत कम है और सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की शक्ति बहुत ज़्यादा है, और लोगों के ऐसी दृष्टिकोण से संसद के सदस्यों को ठेस पहुंचती है। न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना का अन्य आधार है कि इससे जब भी न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को रद्द करती है तो इससे विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है। हमारी सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब भी सरकार के इन 2 अंगों के बीच में गतिरोध उत्पन्न होगा तो सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना की जाती है। इसी तरीके से आलोचना का एक अन्य आधार है कि इससे न्यायपालिका की तानाशाही की स्थापना होने का भय रहता है। जब भी संसद या न्यायपालिका किसी कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उस कानून को अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के द्वारा रद्द कर देती है तो इससे न्यायपालिका की तानाशाही की स्थापना होती है। यदि न्यायाधीश अपनी न्यायिक भावना के आधार पर कानूनों को रद्द करना आरंभ कर दे तो ऐसी स्थिति में न्यायिक तानाशाही कम न होगी। न्यायिक तानाशाही लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विरोध करती है। ऐसी स्थिति में शासन लोगों की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि न्यायाधीशों की इच्छा अनुसार चलाया जाता है। जब न्यायपालिका की तानाशाही स्थापित होगी तो न्यायाधीश ही देश में तानाशाह बन जाएंगे और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शासन में लोगों की इच्छाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी हम न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है, न्यायिक पुनरीक्षण
न्यायपालिका की शक्ति का जो औचित्य है हम उसको कम नहीं कर सकते, उसके महत्व को हम कम करके नहीं आंक सकते। न्यायपालिका की इस शक्ति का महत्व भी इस प्रकार से है। पहला आधार है शासक दल की तानाशाही से न्यायिक पुनरीक्षण हमारा बचाव करती है। यदि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की व्यवस्था नहीं होगी तो शासक दल की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शासक दल किसी भी प्रकार का आदेश जारी कर सकता है और विधानपालिका कार्यपालिका के अनुसार किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण करके जनता के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो लोगों को शासक दल की तानाशाही से बचाव करती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के महत्व का दूसरा आधार है कि संविधान की सर्वोच्चता संबंधी संधि। संविधान की सर्वोच्चता कम नहीं होती, संविधान की सर्वोच्चता इससे कम नहीं होती। जब भी न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो इससे कहीं भी संविधान को कोई ठेस नहीं पहुंचती, उल्टा न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो संविधान की रक्षा ही करती है। अन्य आधार न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व का अन्य आधार है कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति से लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। संविधान में लोगों को जो अधिकार और स्वतंत्रताएं दी हुई हैं वो लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति नहीं होगी तो शासक दल सरकार कभी भी लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं को छीन सकती हैं और लोगों के पास अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए न्यायपालिका के पास इस प्रकार की शक्ति का होना अति आवश्यक है। संघात्मक प्रणाली के कुशल संचालन के लिए भी न्यायपालिका की इस शक्ति का होना जरूरी है। संघात्मक प्रणाली में केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारें होती हैं, सब दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों को अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहें और दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करें, इसके लिए न्यायपालिका को यह शक्ति देना आवश्यक है कि वो ये देखें कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के महत्व का अंतिम और महत्वपूर्ण आधार यह है कि ये कानून के शासन को संभव बनाती है। कानून के शासन का अर्थ यह होता है कि कानून सर्वोच्च है, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है और कानून के सामने सभी लोग समान हैं और सभी को कानून की समान सुरक्षा उपलब्ध होगी। यदि भारतीय न्यायालय के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं होगी तो देश में कानून के शासन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो लोगों को भयमुक्त बनाने के लिए और देश में कानून के शासन की स्थापना करने के लिए न्यायपालिका के पास इस प्रकार की शक्ति का होना आवश्यक है। दैट्स इट।